अध्याय 6। सबक 6। सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए काम न करें। नौकरी की सुरक्षा मेरे शिक्षित डैडी के लिए सब कुछ थी। सीखना मेरे अमीर डैडी के लिए सब कुछ था। कुछ साल पहले मैंने सिंगापुर के एक अखबार को इंटरव्यू दिया। युवा महिला रिपोर्टर समय पर आ गई और इंटरव्यू तुरंत शुरू हो गया। हम एक आलीशान होटल की लॉबी में बैठकर कॉफी की चुस्कियां ले रहे थे और मेरी सिंगापुर यात्रा के उद्देश्य पर बातचीत कर रहे थे। मैं जिग जिगलर के साथ मंच साझा करने वाला था। वे प्रेरणा पर बातचीत करने वाले थे और मैं अमीरों के रहस्य पर बोलने वाला था। महिला रिपोर्टर बोली, किसी दिन मैं भी आपकी तरह बेस्ट सेलिंग लेखक बनना चाहती हूँ। मैंने अखबार में लिखे उसके कई लेख पढ़े थे और उनसे प्रभावित हुआ था। उसकी लिखने की शैली दमदार और स्पष्ट थी। उसके लेखों में पाठकों की रुचि को जकड़ने की क्षमता थी। आपकी शैली बहुत बढ़िया है, मैंने जवाब दिया। ऐसी कौन सी चीज है जो आपको अपने सपने सच करने से रोक रही है? मेरी मेहनत रंग नहीं ला रही है, उसने धीरे से कहा। हर कोई कहता है कि मेरे उपन्यास बहुत बढ़िया हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। इसीलिए मैं अखबार में नौकरी कर रही हूँ। कम से कम इससे खर्च तो चल जाता है। क्या आप इस बारे में कोई सुझाव देना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, मैंने उत्साह से कहा। यहाँ सिंगापुर में मेरा एक मित्र है जो लोगों को बिक्री का प्रशिक्षण देता है। वह सिंगापुर के कई शीर्ष कॉरपोरेशंस के लिए बिक्री प्रशिक्षण कोर्स आयोजित करता है और मैं सोचता हूँ कि उसके कोर्स में जाने से आपका करियर बहुत आगे बढ़ जाएगा। उसके हाव भाव सख्त हो गए। क्या आप यह कह रहे हैं कि मुझे बिक्री सीखने के लिए कोई कोर्स करना चाहिए? मैंने सहमति में सिर हिलाया। आप मजाक कर रहे हैं, है ना? मैंने इनकार में सिर हिलाया और पूछा, इसमें क्या गलत है? अब मैं अपने शब्द वापस लेना चाहता था। उसे मेरी बात का बुरा लग गया था और अब मैं सोच रहा था कि काश मैंने उसे यह सुझाव नहीं दिया होला। उसकी मदद करने की कोशिश में मैं अपने सुझाव की रक्षा करता नजर आ रहा था। मेरे पास अंग्रेजी साहित्य में एमए की उपाधि है। मैं सेल्स पर्सन बनना सीखने के लिए स्कूल क्यों जाऊं? मैं एक पेशेवर लेखिका हूं। मैं एक पेशे में प्रशिक्षित होने के लिए स्कूल कॉलेज गई थी ताकि मुझे सेल्स पर्सन ना बनना पड़े। मुझे सेल्ला पीपल से नफरत है। वे सिर्फ पैसा चाहते हैं। इसलिए मुझे बताएं कि मुझे सेल्स का अध्ययन क्यों करना चाहिए। वह अपना ब्रीफकेस पैक कर रही थी। इंटरव्यू खत्म हो गया था। काफी टेबल पर मेरी एक पुरानी बेस्ट सेलिंग पुस्तक रखी थी। मैंने इसे उठाया, साथ ही वे नोट्स भी जो उसने पैड पर लिए थे। क्या आप इसे देख सकती है? मैंने उसके नोट्स की ओर संकेत करते हुए कहा। एक उसने अपने नोट्स पर नजर डाली। क्या? उसने दुविधा में कहा। एक बार फिर मैंने उसके नोट्स की ओर संकेत किया। पैड पर उसने लिखा था, रॉबर्ट कियोसाकी, बेस्ट सेलिंग लेखक। इसमें बेस्ट सेलिंग लेखक लिखा है, बेस्ट राइटिंग लेखक नहीं लिखा है, मैंने धीरे से कहा। उसकी आंखें फैल गई। मैं बहुत बुरा लेखक हूँ, मैंने कहा। आप एक बेहतरीन लेखक है। मैं सेल्स स्कूल गया था। आपके पास एमए की डिग्री है। इन सबको इकट्ठा कर लेगी तो आप बेस्ट सेलिंग लेखक और बेस्ट राइटिंग लेखक दोनों ही बन जाएंगी। उसकी आंखों से शोले बरसने लगे। मैं कभी इतनी नीचे नहीं गिरूंगी कि बेचना सीखने का प्रशिक्षण लूं। आप जैसे लोगों को तो लिखना ही नहीं चाहिए। मैं एक पेशेवर प्रशिक्षित लेखिका हूँ और आप एक सेल्समैन हैं। यह ठीक नहीं है, उसने तैश में कहा। उसने अपने बाकी के नोट्स समेटे और कांच के बड़े दरवाजों से गुजरती हुई सिंगापुर की नम सुबह में तेजी से चली गई। कम से कम अगली सुबह उसने मुझ पर अच्छा लेख छापा। संसार चतुर, गुणी, शिक्षित और प्रतिभा संपन्न लोगों से भरा है। हम उनसे हर दिन मिलते हैं। वे हमारे चारों तरफ हैं। कुछ दिनों पहले मेरी कार में कुछ गड़बड़ आ गई थी। मैं एक गैराज में गया जहां के युवा मैकेनिक ने इसे कुछ मिनटों में ही सही कर दिया। वह सिर्फ इंजन की आवाज सुनकर ही समझ गया था कि क्या गड़बड़ थी। मैं हैरान था। मुझे यह देखकर लगातार सदमा लगता है कि प्रतिभा संपन्न लोग कितना कम कमाते हैं। मैं ऐसे प्रतिभाशाली उच्च शिक्षित लोगों से मिला हूँ जो साल भर में $20,000 से भी कम कमाते हैं। चिकित्सा व्यापार में विशेषज्ञता रखने वाले एक कारोबारी परामर्शदाता ने मुझे बताया कि बहुत सारे डॉक्टर, डेंटिस्ट और कायरोप्रैक्टर्स आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। मैं सोच रहा था कि पढ़ते समय ये लोग सोच रहे होंगे कि डॉक्टर बनने के बाद पैसा उनके पास तेजी से आने लगेगा। इसी कारोबारी परामर्शदाता ने मुझे यह यादगार वाक्य दिया, वे भारी दौलत से सिर्फ एक योग्यता दूर हैं। इस वाक्य का अर्थ यह है कि ज्यादातर लोगों को बस एक और योग्यता सीखने तथा उसमें माहिर बनने की जरूरत है, जिसके बाद उनकी आमदनी आसमान छूने लगेगी। मैं पहले ही जिक्र कर चुका हूं कि वित्तीय बुद्धि अकाउंटिंग, निवेश, मार्केटिंग और कानून का समन्वय है। इन चारों तकनीकी योग्यताओं को मिला देंगे तो पैसे से पैसे बनाना लोगों की कल्पना से ज्यादा आसान हो जाएगा।
पैसे के मामले में ज्यादातर लोगों में सिर्फ एक ही योग्यता होती है, कड़ी मेहनत करना। अखबार की वह युवा रिपोर्टर योग्यताओं के समन्वय का आदर्श उदाहरण थी। अगर वह बिक्री और मार्केटिंग की योग्यताओं को मेहनत से सीख लेती तो उसकी आमदनी नाटकीय रूप से बढ़ जाती। अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं बिक्री के साथ साथ विज्ञापन की कॉपीराइटिंग के कुछ कोर्स भी कर लेता, फिर अखबार की नौकरी करने के बजाय मैं किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में नौकरी खोजता। भले ही वेतन कम मिलता, लेकिन वह यह सीख जाती कि शॉर्टकट में संप्रेषण कैसे किया जाता है, जिसका इस्तेमाल सफल विज्ञापनों में होता है। वह जनसंपर्क सीखने में भी समय लगा सकती थी, जो एक महत्वपूर्ण योग्यता है। वह यह सीख सकती थी कि मुफ्त प्रचार के जरिए करोड़ों कैसे हासिल किए जाएं, फिर रात को और वीकेंड्स पर वह अपना महान उपन्यास लिख सकती थी। उपन्यास पूरा करने के बाद वह इसे बेचने के लिए ज्यादा अच्छी स्थिति में होती, फिर कुछ ही समय में वह एक बेस्ट सेलिंग लेखक बन सकती थी। जब मेरी पहली पुस्तक अगर आप अमीर और खुश बनना चाहते हैं तो स्कूल ना जाएं प्रकाशित हुई, तो प्रकाशक ने सुझाव दिया कि मैं इसका शीर्षक बदलकर शिक्षा की अर्थव्यवस्था रख दूं। मैंने प्रकाशक को बताया कि इस तरह का शीर्षक होने पर दो ही पुस्तकें बिकेंगी, एक मेरा परिवार लेगा और दूसरी मेरा सबसे अच्छा मित्र। समस्या यह है कि वे दोनों ही इसे मुफ्त में पाने की उम्मीद करेंगे। अगर आप अमीर और खुश बनना चाहते हैं तो स्कूल ना जाएं जैसा चुटीला और विवादास्पद शीर्षक इसलिए चुना गया था क्योंकि हम जानते थे कि इससे हमें हजारों टन प्रचार मिलेगा। मैं शिक्षा का पुरजोर समर्थक हूं और शिक्षा के सुधार में विश्वास करता हूं। अगर मैं शिक्षा समर्थक नहीं होता तो दकियानूसी शिक्षा तंत्र को बदलने की बार बार मांग क्यों करता। इसलिए मैंने एक ऐसा शीर्षक चुना जिससे मैं विवाद का केंद्र बन जाऊं और अधिक टीवी रेडियो शो में आऊं। कई लोग मुझे सिरफिरा या पागल मानते थे, लेकिन पुस्तक बिकी और खूब बिकी। 20 साल पहले आज शिक्षा क्यों असफल हो रही है। ज्यादातर शिक्षकों को असल संसार का अनुभव नहीं होता, उन्होंने वह नहीं किया है जो वे सिखाते हैं। वे जो सिखाते हैं उन्होंने उसका कभी सचमुच अनुभव नहीं किया है, कभी गलतियां नहीं की हैं, उन गलतियों से सीखा नहीं है और सीखी हुई चीज पर अमल नहीं किया है, जहां वे अभ्यास करके बेहतर बनते हैं। स्कूल हमें पढ़ना और याद करना सिखाते हैं। मुझे विश्वास है कि अध्ययन करना सीखी हुई बातों पर अमल करने की कुंजी है। किम और मैं साल में कई बार अपने परामर्शदाताओं से मिलते हैं और हम मिलकर अध्ययन करने के लिए पुस्तकें चुनते हैं। जैसा सीखने के शंकु वाले चित्र में दिया गया है, विचार विमर्श और सहयोग सीखने के बेहतरीन तरीके हैं। जब मैंने 1969 में यूएस मर्चेंट मरीन अकेडमी से स्नातक की पढ़ाई पूरी की तो मेरे शिक्षित डैडी खुश थे। स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ कैलिफोर्निया ने मुझे थर्ड मेट की नौकरी देकर अपने ऑयल टैंकर फ्लीट पर रख लिया। तनख्वाह मेरे सहपाठियों के मुकाबले कम थी, लेकिन कॉलेज के बाद पहली नौकरी के लिहाज से ठीक थी। मेरी शुरुआती तनख्वाह साल भर में लगभग $42,000 थी, जिसमें ओवरटाइम भी शामिल था और मुझे साल में सिर्फ 7 महीने ही काम करना था। बाकी के 5 महीने मेरी छुट्टियां रहती थीं। अगर मैं चाहता तो 5 महीने की छुट्टियों में मैं किसी सहायक शिपिंग कंपनी के साथ वियतनाम जा सकता था और अपनी तनख्वाह आसानी से दोगुनी कर सकता था। डॉट डॉट अमीर डैडी का सुझाव था, तुम्हें बहुत सारी चीजों के बारे में थोड़ा बहुत मालूम होना चाहिए। डॉट डॉट मेरे सामने एक अच्छा करियर था, लेकिन मैंने 6 महीने बाद ही वहां से इस्तीफा दे दिया और हवाई जहाज उड़ाना सीखने के लिए मरीन कॉर्प में भर्ती हो गया। मेरे शिक्षित डैडी का दिल टूट गया। अमीर डैडी ने मुझे बधाई दी। स्कूल और नौकरी के हलकों में विशेषज्ञता का विचार काफी लोकप्रिय है, यानी अधिक पैसे कमाने या प्रमोशन पाने के लिए आपको विशेषज्ञ बनने की जरूरत होती है। इसीलिए डॉक्टर बनते ही लोग अस्थि रोग विशेषज्ञ या बाल रोग विशेषज्ञ जैसी विशेषज्ञता हासिल करने में जुट जाते हैं। यही अकाउंटेंट्स, आर्किटेक्ट्स, वकीलों, पायलटों और बाकी लोगों के बारे में सच है। मेरे शिक्षित डैडी भी इसी विचारधारा पर यकीन करते थे। इसीलिए डॉक्टरेट मिलने पर वे रोमांचित हो गए थे। वे अक्सर स्वीकार करते थे कि स्कूल उन लोगों को इनाम देते थे जो कम से कम चीजों के बारे में ज्यादा से ज्यादा पढ़ते थे। अमीर डैडी मुझे इसका ठीक उल्टा करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। उनका सुझाव था, तुम्हें बहुत सारी चीजों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। इसीलिए बरसों तक मैंने उनकी अलग अलग क्षेत्रों की कंपनियों में काम किया। कुछ समय तक मैंने उनके अकाउंटिंग विभाग में काम किया। हालांकि मैं शायद कभी अकाउंटेंट नहीं बन सकता था, लेकिन वे चाहते थे कि मैं उस माहौल में रहकर मोटी मोटी बातें सीख लूं। अमीर डैडी जानते थे कि मैं वहां की खास शब्दावली जान लूंगा और मुझे यह एहसास हो जाएगा कि क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं है।
मैंने सहायक वेटर और कंस्ट्रक्शन वर्कर के रूप में काम करने के साथ साथ सेल्स, रिजर्वेशंस और मार्केटिंग का भी काम किया। वे माइक और मुझे तैयार कर रहे थे, इसीलिए वे इस बात पर जोर देते थे कि जब वे अपने बैंकर्स, वकीलों, अकाउंटेंट्स और ब्रोकर्स के साथ मीटिंग कर रहे हों, तो हम उनके साथ बैठें। वे चाहते थे कि हम उनके साम्राज्य के हर पहलू के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल कर लें। जब मैंने स्टैंडर्ड ऑयल में अपनी ऊंची तनख्वाह वाली नौकरी छोड़ी, तो मेरे शिक्षित डैडी ने मुझसे दिल खोलकर बातचीत की। वे चकरा रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मैंने ऐसे करियर से इस्तीफा देने का निर्णय क्यों लिया, जहां तनख्वाह अच्छी थी, सुविधाएं बेहतरीन थीं, छुट्टियां काफी थीं और प्रमोशन का अवसर भी था। जब एक शाम उन्होंने मुझसे पूछा, तुमने यह नौकरी क्यों छोड़ी, तो मैं लाख कोशिशों के बाद भी उन्हें नहीं समझा पाया। मेरा तर्क उनके तर्क के दायरे में फिट नहीं हो पाया। बड़ी समस्या यह थी कि मेरा तर्क मेरे अमीर डैडी का तर्क था। नौकरी की सुरक्षा मेरे शिक्षित डैडी के लिए सब कुछ थी। सीखना मेरे अमीर डैडी के लिए सब कुछ था। शिक्षित डैडी सोचते थे कि मैं शिप ऑफिसर बनने के लिए स्कूल गया था। अमीर डैडी जानते थे कि मैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अध्ययन के लिए स्कूल गया था। इसलिए विद्यार्थी के रूप में मैं मालवाहक जहाज चलाता था और बड़े मालवाहक जहाज़ों, ऑयल टैंकर्स तथा यात्री जहाज़ों को सुदूर पूर्व और दक्षिणी प्रशांत महासागर तक ले जाता था। अमीर डैडी इस बात पर जोर देते थे कि मैं जहाज यूरोप ले जाने के बजाय प्रशांत महासागर तक ही सीमित रहूं, क्योंकि वे जानते थे कि भविष्य के उभरने वाले देश यूरोप में नहीं, एशिया में हैं। जब मेरे अधिकतर सहपाठी, जिनमें माइक शामिल था, अपने दोस्तों के साथ घर पर पार्टी और मौज मस्ती कर रहे थे, तब मैं जापान, ताइवान, थाईलैंड, सिंगापुर, हांगकांग, वियतनाम, कोरिया, टाहिटी, समोआ और फिलीपींस में व्यापार, लोगों, कारोबारी शैलियों तथा संस्कृतियों का अध्ययन कर रहा था। मैं भी पार्टी मना रहा था, लेकिन अपने घर पर नहीं। मेरा ज्ञान बहुत तेजी से बढ़ रहा था। शिक्षित डैडी समझ ही नहीं पाए कि मैंने नौकरी छोड़ने और मरीन कॉर्प में शामिल होने का फैसला क्यों किया। मैंने उन्हें बताया कि मैं हवाई जहाज उड़ाना सीखना चाहता था, लेकिन मैं दरअसल लोगों का नेतृत्व करना सीखना चाहता था। अमीर डैडी ने मुझे समझाया था कि कंपनी चलाने का सबसे मुश्किल पहलू लोगों का प्रबंधन करना है। उन्होंने सेना में 3 साल बिताए थे, मेरे शिक्षित डैडी सेना में कभी नहीं रहे थे। अमीर डैडी ने मुझे बताया कि खतरनाक स्थितियों में लोगों का नेतृत्व करना सीखना बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हें जो अगली चीज सीखनी चाहिए, वह है नेतृत्व, उन्होंने कहा था। अगर तुम अच्छे लीडर नहीं हो, तो तुम्हारे साथी तुम्हारी पीठ में गोली मार देंगे, जैसा कारोबार में किया जाता है। 1973 में वियतनाम से लौटने पर मैंने मरीन कॉर्प से इस्तीफा दे दिया, हालांकि मुझे विमान उड़ाने से प्रेम था। मैंने जेरोक्स कॉर्पोरेशन में नौकरी कर ली। मैं वहां एक कारण से गया था और वह कारण तनख्वाह या सुख सुविधाएं नहीं था। मैं काफी संकोची था और बेचने का विचार मुझे संसार का सबसे डरावना विषय लगता था। अमेरिका में जेरोक्स का बिक्री प्रशिक्षण कार्यक्रम बेहतरीन माना जाता है। अमीर डैडी को मुझ पर गर्व था। मेरे शिक्षित डैडी शर्मिंदा थे। बुद्धिजीवी होने के नाते वे सोचते थे कि सेल्स पीपल का काम काफी निचले स्तर का होता है। मैंने 4 साल तक जेरोक्स में काम किया, जब तक कि मैं दरवाजे खटखटाने और अस्वीकृत होने के डर से नहीं उबर गया। जब मैं बिक्री में शीर्षस्थ 5 सेल्स पीपल में लगातार आने लगा, तो मैंने वहां से भी इस्तीफा दे दिया और आगे बढ़ गया। एक बार फिर मैंने एक उत्कृष्ट कंपनी में बेहतरीन करियर की संभावना को छोड़ दिया। डॉट नौकरी बस दिवालियेपन से कुछ ऊपर का नाम है। डॉट 1977 में मैंने अपनी पहली कंपनी स्थापित की। अमीर डैडी ने माइक और मुझे कंपनियां चलाने के लिए तैयार किया था, इसलिए अब मुझे उन्हें स्थापित करना ही सीखना था। मेरा पहला प्रोडक्ट था नायलॉन एंड वेलक्रो वॉलेट। यह सुदूर पूर्व में निर्मित होता था और न्यूयॉर्क के एक वेयरहाउस तक पहुंचता था। यह वेयरहाउस मेरे पुराने स्कूल के करीब था। मेरी औपचारिक शिक्षा पूरी हो गई थी और अब मेरे पंखों के इम्तिहान का समय था। अगर मैं असफल हो जाता तो दिवालिया हो जाता। अमीर डैडी सोचते थे कि 30 साल से पहले ही दिवालिया होना सबसे अच्छा रहता है। उनकी सलाह थी, तब आपके पास संभलने का समय रहता है। मेरे 30वें जन्मदिन की शाम को मेरे माल की पहली खेप कोरिया से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुई। मैं आज भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कारोबार करता हूँ। और जैसा मेरे अमीर डैडी प्रोत्साहित करते थे, मैं विकासशील देशों पर ध्यान केंद्रित करता हूँ। आज मेरी निवेश कंपनी दक्षिण अमेरिकी देशों और एशियाई देशों के साथ साथ नॉर्वे और रूस में भी निवेश करती है। एक पुरानी कहावत है, नौकरी बस दिवालियेपन से कुछ ऊपर का नाम है। दुर्भाग्य से यह बात लाखों करोड़ों लोगों के बारे में सही है। चूंकि स्कूल वित्तीय बुद्धि को बुद्धि का हिस्सा नहीं मानता है, इसलिए ज्यादातर कर्मचारी अपने साधनों के भीतर रहते हैं।
वे काम करते हैं और अपने बिल चुकाते हैं। 20 साल पहले आज आपके शिक्षक कौन हैं? अमीर डैडी का एक सबक पिछले 20 साल में एकदम स्पष्ट हुआ है। ऐसे शिक्षक चुनना महत्वपूर्ण होता है जिन्होंने वह काम सचमुच किया हो जो आप करना चाहते हैं। डॉट भीतर रहते हैं। वे काम करते हैं और अपने बिल चुकाते हैं। एक और भयानक प्रबंधन सिद्धांत है जो कहता है कर्मचारी बस इतनी ही मेहनत करते हैं कि उन्हें नौकरी से ना निकाला जाए और मालिक बस इतना ही भुगतान देते हैं ताकि कर्मचारी नौकरी छोड़कर ना चले जाएं। और अगर आप ज्यादातर कंपनियों में मिलने वाली तनख्वाहों के स्तर को देखें तो मैं कहूंगा कि इस कथन में सच्चाई का अंश है। कुल जमा परिणाम यह रहता है कि ज्यादातर कर्मचारी कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। वे वही करते हैं जो उन्हें सिखाया गया है, सुरक्षित नौकरी खोजो। ज्यादातर कर्मचारी वेतन और सुविधाओं की खातिर नौकरी करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे उन्हें अल्पकाल में तो फायदा होता है, लेकिन दीर्घकालीन दृष्टि से यह अक्सर घाटे का सौदा साबित होता है। इसके बजाय मैं युवाओं को यही सलाह देता हूं कि नौकरी खोजते समय वे इस बात पर कम ध्यान दें कि वे कितना कमा रहे हैं और इस बात पर ज्यादा ध्यान दें कि वे कितना सीख रहे हैं। किसी विशेष पेशे को चुनने और चूहा दौड़ में फंसने से पहले वे सड़क पर आगे देखें कि उन्हें कौन सी योग्यताएं हासिल करनी चाहिए। एक बार जब लोग बिल चुकाने की आजीवन प्रक्रिया में फंस जाते हैं तो वे छोटे चूहों की तरह धातु के छोटे पहियों में चारों तरफ दौड़ने वाले बन जाते हैं। उनके छोटे रोमदार पैर बड़ी तेजी से घूमते रहते हैं, पहिया बड़ी तेजी से घूमता रहता है, लेकिन कल सुबह भी वे उसी पिंजरे में रहेंगे। नौकरी। टॉम क्रूज की फिल्म जेरी मैगवायर में बहुत से बेहतरीन संवाद हैं। शायद सबसे यादगार संवाद है, मुझे पैसा दिखाओ। लेकिन एक ऐसी पंक्ति भी है जिसे मैं सबसे ज्यादा सच्ची मानता हूँ। यह उस दृश्य में आई थी जहां टॉम क्रूज कंपनी छोड़कर जा रहा है। उसे अभी अभी नौकरी से निकाला गया है और वह कंपनी में काम करने वाले सभी लोगों से पूछ रहा है, मेरे साथ कौन चलना चाहता है। इस बात पर सन्नाटा छा जाता है और कर्मचारी बर्फ की तरह जम जाते हैं। सिर्फ एक महिला बोलती है, मैं आना तो चाहती हूँ, लेकिन मुझे 3 महीनों में ही प्रमोशन मिलने वाला है। यह कथन शायद पूरी फिल्म का सबसे सच्चा कथन था। यह वैसा ही कथन है जिसका इस्तेमाल लोग खुद को व्यस्त रखने और अपने बिलों का भुगतान करने के लिए करते हैं। मैं जानता हूँ कि मेरे शिक्षित डैडी हर साल अपनी तनख्वाह बढ़ने की राह देखते थे और हर साल निराश होते थे। वेतन वृद्धि पाने की खातिर योग्यताएं बढ़ाने के लिए वे दोबारा कॉलेज जाते थे, मगर एक बार फिर निराश होते थे। मैं अक्सर लोगों से यह सवाल पूछता हूँ, यह दैनिक गतिविधि आपको कहाँ ले जा रही है? उस छोटे चूहे की तरह मेहनत करने वाले लोगों को यह देखना चाहिए कि उनकी कड़ी मेहनत उन्हें कहाँ ले जा रही है। उनका भविष्य कैसा होगा। डॉट 20 साल पहले आज सबसे बड़ा डर। यह दोहराने लायक है। बढ़ती उम्र के अमेरिकियों का सबसे बड़ा डर है कि वे अपने पैसे से लंबा जिएंगे। चूंकि कई पेंशन योजनाएं बदल गई हैं, परिभाषित लाभ बनाम परिभाषित योगदान योजना, जिसमें कुल उपलब्ध डॉलरों पर सीमा लगा दी गई है, इसलिए यह भी बदल गया है कि लोग कैसे रिटायरमेंट की योजना बनाते हैं और वे संभवतः सरकारी सहायता कार्यक्रमों तथा हकदारी पर दबाव डालेंगे। डॉट अपनी पुस्तक द रिटायरमेंट मिथ में क्रैग एस. कापेल लिखते हैं, मैं एक बड़ी राष्ट्रीय पेंशन परामर्शदाता कंपनी के मुख्यालय में गया और एक मैनेजिंग डायरेक्टर से मिला जो शीर्ष प्रबंधन के लिए बढ़िया रिटायरमेंट योजनाएं बनाने में विशेषज्ञता रखती थी। जब मैंने उससे पूछा कि छोटे कर्मचारियों को पेंशन से कितनी आमदनी की उम्मीद करनी चाहिए, तो उसने आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ कहा, सिल्वर बुलेट। मैंने पूछा, यह सिल्वर बुलेट क्या है? उसने कंधे उचकाकर कहा, अगर बुजुर्गों को लगता है कि बुढ़ापे में उनके पास जीने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं, तो वे हमेशा अपने सिर में गोली मार सकते हैं। इसके बाद का पेल पुरानी परिभाषित लाभ सेवानिवृत्ति योजनाओं और नई 401 के योजनाओं के बीच का फर्क बताते हैं। नई योजनाओं में ज्यादा जोखिम है, जो आज काम कर रहे अधिकतर लोगों के लिए सुखद खबर नहीं है। और यह तो हुई सिर्फ रिटायरमेंट की बात। जब इसमें चिकित्सा और दीर्घकालीन नर्सिंग होम के इलाज का खर्च जोड़ दिया जाता है, तो तस्वीर और ज्यादा डरावनी हो जाती है। आज भी समाजवादी चिकित्सा वाले देशों के कई अस्पतालों को इस तरह के मुश्किल निर्णय लेने की जरूरत होती है, कौन जिएगा और कौन मरेगा। निर्णय विशुद्ध रूप से इस आधार पर लिया जाता है कि उनके पास कितना यह पैसा है और मरीज की उम्र कितनी है। यदि मरीज बूढ़ा है, तो अस्पताल वाले प्रायः चिकित्सा सुविधा किसी कम उम्र वाले को देंगे। बूढ़ा गरीब मरीज कतार में सबसे पीछे पहुंच जाता है। जिस तरह अमीर लोग बेहतर शिक्षा का खर्च उठा सकते हैं, उसी तरह अमीर लोग खुद को जिंदा रखने में भी कामयाब होंगे, जबकि जिनके पास दौलत नहीं है, वे मर जाएंगे।
इसलिए मैं हैरान होता हूँ, क्या कर्मचारी भविष्य को देख पा रहे हैं या वे सिर्फ अपनी अगली तनख्वाह तक ही देख रहे हैं और यह सवाल नहीं कर रहे हैं कि वे किस दिशा में बढ़ रहे हैं। 20 साल पहले आज चिकित्सा की लागतें आसमान छू रही हैं, लोग ज्यादा लंबा जी रहे हैं और इलाज ज्यादा महंगा होता जा रहा है। दवा निर्माता ज्यादा भाव ले रहे हैं और बीमा कंपनियां कम भुगतान दे रही हैं। लगभग हर व्यक्ति कष्ट को महसूस कर रहा है। हालांकि विवरण और आंकड़े भिन्न हैं, लेकिन ज्यादातर शोध इस तथ्य की ओर संकेत करता है कि अमेरिका में बहुसंख्यक दिवालियापन अनियंत्रित चिकित्सकीय लागतों का परिणाम है। जब मैं ज्यादा पैसा कमाने के इच्छुक लोगों के सामने बोलता हूँ, तो मैं इसी चीज की सिफारिश करता हूँ। मैं सुझाव देता हूँ कि वे अपने जीवन के बारे में दूरगामी दृष्टिकोण से सोचें, पैसे और सुरक्षा की खातिर काम करने के बजाय। हालांकि यह भी महत्वपूर्ण है, मैं सुझाव देता हूं कि वे कोई दूसरी नौकरी कर लें, जिससे वे कोई दूसरी योग्यता सीख जाएं। यदि वे बिक्री की योग्यताएं सीखना चाहते हैं, तो प्रायः मैं उन्हें किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में शामिल होने की सलाह देता हूं, जिसे मल्टीलेवल मार्केटिंग भी कहा जाता है। इनमें से कुछ कंपनियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम उत्कृष्ट हैं। ये कार्यक्रम लोगों के मन से असफलता और अस्वीकृति का डर निकाल देते हैं, जो लोगों के असफल होने का प्रमुख कारण है। लंबे समय में शिक्षा धन से ज्यादा मूल्यवान होती है। जब मैं यह सुझाव देता हूँ, तो अक्सर प्रतिक्रिया में मुझे यह सुनाई देता है, ओह, इसमें तो बहुत झंझट है, या मैं सिर्फ वही काम करना चाहता हूँ जिसमें मेरी रुचि है। अगर वे कहते हैं, इसमें तो बहुत झंझट है, तो मैं पूछता हूँ, तो क्या आप जिंदगी भर अपनी आधी कमाई सरकार को देते रहेंगे? अगर वे कहते हैं, मैं सिर्फ वही काम करना चाहता हूँ जिसमें मेरी रुचि है, मैं कहता हूँ, जिम जाने में मेरी कोई रुचि नहीं है, लेकिन मैं वहाँ इसलिए जाता हूँ क्योंकि मैं ज्यादा अच्छा महसूस करना चाहता हूँ और ज्यादा लंबा जीना चाहता हूँ। दुर्भाग्य से इस पुरानी कहावत में कुछ सच्चाई है, आप किसी पुराने कुत्ते को नई चालें नहीं सिखा सकते। जब तक कोई व्यक्ति बदलने का आदी ना हो, उसे बदलना मुश्किल होता है। जो लोग कोई नई चीज सीखने के विचार से प्रेरित हो सकते हैं और दोराहे पर खड़े हैं, उनके लिए मैं प्रोत्साहन के ये शब्द कहता हूँ, जीवन भी काफी कुछ जिम जाने जैसा ही होता है। सबसे दर्द भरा हिस्सा वहां जाने का निर्णय लेना है। एक बार जब आप यह निर्णय ले लेते हैं, तो बाकी सब आसान हो जाता है। ऐसे कई दिन रहते हैं जब मैं जिम जाने के नाम से कांप जाता हूँ, लेकिन एक बार जब मैं वहां पहुंच जाता हूँ और व्यायाम शुरू कर देता हूँ, तो फिर इसमें मजा आने लगता है। व्यायाम के बाद वहां से निकलते वक्त मुझे हमेशा खुशी होती है कि मैंने वहां आने का निर्णय लिया। अगर आप कोई नई चीज सीखने की मेहनत नहीं करना चाहते और इसके बजाय अपने क्षेत्र में ज्यादा विशेषज्ञता हासिल करने पर जोर देते हैं, तो यह सुनिश्चित करें कि आप जिस कंपनी में काम करते हैं, वहां यूनियन हो। लेबर यूनियन विशेषज्ञों की रक्षा करने के लिए ही बनी है। गवर्नर का कोपभाजन बनने के बाद मेरे शिक्षित डैडी हवाई की टीचर्स यूनियन के मुखिया बन गए। उन्होंने मुझे बताया कि यह उनके द्वारा किया गया सबसे कठिन काम था। दूसरी तरफ मेरे अमीर डैडी ने जिंदगी भर कोशिश की कि वे अपनी कंपनियों में यूनियन बनने से रोकें। वे सफल रहे, हालांकि यूनियनें करीब आ गई थीं, लेकिन अमीर डैडी हमेशा लड़कर उन्हें दूर भगाने में कामयाब हुए। व्यक्तिगत रूप से मैं किसी का भी पक्ष नहीं लेता हूं, क्योंकि मैं दोनों पक्षों की आवश्यकताओं और लाभों को देख सकता हूं। यदि आप स्कूल द्वारा सुझाए रास्ते पर चलते हैं, तो उच्च विशेषज्ञता हासिल करें, फिर यूनियन की सुरक्षा में चले जाएं। मिसाल के तौर पर, अगर मैं पायलट के अपने करियर में आगे बढ़ता, तो मैं ऐसी कंपनी चुनता जिसकी पायलट यूनियन दमदार हो। क्यों? क्योंकि मेरा जीवन एक ऐसी योग्यता सीखने के प्रति समर्पित होता, जो सिर्फ एक ही उद्योग में मूल्यवान थी। अगर मुझे उस उद्योग से बाहर निकाल दिया जाता, तो जीवन भर सीखी मेरी योग्यता किसी दूसरे उद्योग में उतनी मूल्यवान नहीं होती। किसी हटाए गए वरिष्ठ पायलट को, जिसके पास भारी एयरलाइन परिवहन का 1 लाख घंटे का अनुभव हो और जिसे हर साल $1,50,000 वेतन मिलता हो, उसे स्कूल में इतनी ऊंची तनख्वाह वाला पढ़ाने का काम खोजने में बहुत मुश्किल आएगी। एयरलाइन उद्योग में पायलटों को जिन योग्यताओं के लिए भुगतान किया जाता है, वे स्कूल में उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। आज यही डॉक्टरों के बारे में भी कहा जा सकता है। चिकित्सा में हुए तमाम परिवर्तनों के बाद कई चिकित्सा विशेषज्ञ एचएमओ जैसे चिकित्सा संगठनों के अनुसार चलने की जरूरत महसूस करते हैं। स्कूल के शिक्षकों को निश्चित रूप से यूनियन का सदस्य होने की जरूरत पड़ती है। आज अमेरिका में शिक्षकों की यूनियन सबसे बड़ी और सबसे अमीर लेबर यूनियन है। एनईए यानी नेशनल एजुकेशनल एसोसिएशन का जबरदस्त राजनीतिक प्रभाव है। शिक्षकों को यूनियन की सुरक्षा की जरूरत इसलिए है क्योंकि उनकी योग्यताएं शिक्षा के बाहर किसी दूसरे उद्योग में कम मूल्यवान होंगी। तो मोटा सिद्धांत यह है, उच्च विशेषज्ञता है तो यूनियन बनाओ।
यही चतुराई भरा काम है। मैं कक्षाओं में पढ़ाते समय पूछता हूँ, आप में से कितने लोग मैकडॉनल्ड्स से ज्यादा अच्छा हैमबर्गर बना सकते हैं? लगभग सभी अपने हाथ ऊपर कर देते हैं। फिर मैं पूछता हूँ, अगर आप में से अधिकतर लोग ज्यादा अच्छा हैमबर्गर बना सकते हैं, तो ऐसा कैसे है कि मैकडॉनल्ड्स आपसे ज्यादा पैसे बनाता है? 20 साल पहले आज। सिस्टम्स यानी आईटी। आज के संसार में सिस्टम्स का मतलब है आईटी। आपकी इंटरनेट प्रौद्योगिकी। आप आज उपलब्ध सभी साधनों का कितना अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं। यह अपनी टीम, अपने सलाहकारों और अपने शिक्षकों को समझदारी से चुनने का एक और उदाहरण है। आज द रिच डैड कंपनी के प्रेसिडेंट एक आईटी जीनियस हैं और उन्होंने एक ऐसी टीम बनाई है जो हमारे सिस्टम्स, प्रक्रियाओं और संप्रेषण को बेहतर बनाने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करती है। जवाब स्पष्ट है, मैकडॉनल्ड्स कारोबारी तंत्र बनाने में उत्कृष्ट है। इतने सारे योग्य लोग गरीब हैं, इसका कारण यह है कि वे ज्यादा अच्छा हैमबर्गर बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं और कारोबारी तंत्र के बारे में बहुत कम जानते हैं या बिल्कुल भी नहीं जानते। हवाई में मेरा एक मित्र बेहतरीन चित्रकार है। वह काफी पैसे कमाता है। एक दिन उसकी माँ के वकील ने फोन करके उसे बताया कि वे उसके लिए $35,000 छोड़ गई हैं। वकील और सरकार के हिस्सा लेने के बाद माँ की जायदाद में से बस इतना ही बचा था। उस चित्रकार ने इसमें से कुछ पैसों से विज्ञापन देकर अपना कारोबार बढ़ाने का अवसर तुरंत देख लिया। 2 महीने बाद उसका पहला 4 रंगों का पूरे पन्ने का विज्ञापन एक महंगी पत्रिका में आया, जो बहुत अमीरों के लिए थी। यह विज्ञापन 3 महीनों तक प्रकाशित होता रहा। विज्ञापन के प्रत्युत्तर में उसे एक भी जवाब नहीं मिला और उसकी सारी पूंजी इस विज्ञापन में चली गई। अब वह गलत बयानी के लिए पत्रिका पर दावा ठोकना चाहता है। यह एक ऐसे व्यक्ति का सामान्य उदाहरण है जो बेहतरीन हैमबर्गर तो बना सकता है, लेकिन कारोबार के बारे में बहुत कम जानता है। जब मैंने उससे पूछा कि उसने क्या सीखा, तो उसका एकमात्र जवाब था, विज्ञापन बेचने वाले लोग बदमाश होते हैं। फिर मैंने उससे पूछा कि क्या वह बिक्री और डायरेक्ट मार्केटिंग में कोई कोर्स करना चाहेगा। उसका जवाब था, मेरे पास समय नहीं है और मैं अपना पैसा बर्बाद नहीं करना चाहता। संसार प्रतिभाशाली गरीब लोगों से भरा है। अक्सर वे गरीब होते हैं या आर्थिक रूप से संघर्ष करते हैं या अपनी क्षमता से कम कमाते हैं। इसका कारण उनके ज्ञान का विषय नहीं है, इसका कारण तो उनका अज्ञान है। हैमबर्गर बेचने और पहुंचाने की योग्यताएं सीखने पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय वे ज्यादा अच्छा हैमबर्गर बनाने की अपनी योग्यताओं को आदर्श बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। शायद मैकडॉनल्ड्स सर्वश्रेष्ठ हैमबर्गर नहीं बनाता है, लेकिन यह सामान्य अच्छा बर्गर बेचने और घर तक पहुंचाने में सर्वश्रेष्ठ है। गरीब डैडी चाहते थे कि मैं विशेषज्ञता हासिल करूं। उनका विचार था कि ऐसा करने पर मैं ज्यादा पैसे कमाऊंगा। जब हवाई के गवर्नर ने उन्हें बता दिया कि अब वे राज्य सरकार की नौकरी नहीं कर सकते, तब भी मेरे शिक्षित डैडी मुझे विशेषज्ञता हासिल करने के लिए प्रोत्साहित करते रहे। फिर शिक्षित डैडी ने शिक्षकों की यूनियन का काम संभाला और इन उच्च योग्यता वाले पेशेवर लोगों की सुरक्षा व लाभों के लिए अभियान छेड़ा। हम में अक्सर बहस होती थी, लेकिन मैं जानता हूँ, उन्होंने यह बात कभी नहीं मानी कि अति विशेषज्ञता की वजह से ही शिक्षकों को यूनियन की सुरक्षा की जरूरत पड़ी थी। वे कभी नहीं समझ पाए कि आप जितनी ज्यादा विशेषज्ञता हासिल करते हैं, आप उसके जाल में उतने ही ज्यादा फंस जाते हैं और अपनी विशेषज्ञता पर उतने ही ज्यादा निर्भर हो जाते हैं। अमीर डैडी की सलाह यह थी कि माइक और मैं खुद को तैयार करें। कई कॉर्पोरेशन भी ऐसा ही करते हैं। वे बिजनेस स्कूल से निकले युवा प्रतिभाशाली विद्यार्थी को लेते हैं और उसे इस तरह तैयार करते हैं ताकि एक दिन वह कंपनी की जिम्मेदारी संभाल ले। इसलिए ये प्रतिभाशाली युवा कर्मचारी किसी एक विभाग के विशेषज्ञ नहीं बनते हैं। उन्हें कारोबारी तंत्रों के सारे पहलू सिखाने के लिए एक विभाग से दूसरे विभाग में पहुंचाया जाता है। अमीर लोग अक्सर अपने बच्चों या दूसरों के बच्चों को इसी तरह तैयार करते हैं। ऐसा करने से उनके बच्चे कारोबार के संचालन का पूरा ज्ञान हासिल कर लेते हैं और यह जानकारी भी हासिल कर लेते हैं कि विभिन्न विभागों का परस्पर आपसी संबंध कैसा होता है। द्वितीय विश्व युद्ध की पीढ़ी एक कंपनी की नौकरी छोड़कर दूसरी कंपनी में जाने को बुरा मानती थी। आज इसे चतुराई माना जाता है। चूंकि लोग योग्यताओं में ज्यादा विशेषज्ञता हासिल करने के बजाय एक कंपनी से दूसरी कंपनी में कूदना चाहते हैं, तो क्यों ना कमाने के बजाय ज्यादा सीखने की इच्छा रखें। हो सकता है कि अल्पकाल में आपकी कमाई कम हो, लेकिन लंबे समय में इससे बहुत फायदा होगा। 20 साल पहले आज। बिक्री यानी आमदनी। रिच डैड के सलाहकार और बेहतरीन मित्र ब्लेयर सिंगर, बिक्री पर हमारे टीम विशेषज्ञ इस बात को मेरे दिमाग में 30 साल से घुसा रहे हैं। बिक्री मतलब आमदनी। बेचने की अपनी शक्तियों को संप्रेषित करने और सही जगह बनाने की आपकी योग्यता आपकी सफलता पर सीधे प्रभाव डालती है।
सफलता के लिए प्रबंधन की जिन मुख्य योग्यताओं की जरूरत होती है वे हैं: नंबर 1, कैश फ्लो का प्रबंधन। नंबर 2, तंत्रों या सिस्टम्स का प्रबंधन। नंबर 3, लोगों का प्रबंधन, बिक्री, मार्केटिंग और सबसे महत्वपूर्ण विशेषज्ञतापूर्ण योग्यताएं हैं। बेचने की योग्यता ही व्यक्तिगत सफलता की बुनियादी योग्यता है, इसलिए आपको सामने वाले के साथ संप्रेषण में कुशल होना चाहिए, चाहे वह ग्राहक हो, कर्मचारी हो, बॉस हो, जीवन साथी हो या संतान हो। लिखने, बोलने और सौदेबाजी करने जैसी संवाद योग्यताएं सफल जीवन के लिए अनिवार्य हैं। ये वे योग्यताएं हैं जिन पर मैं लगातार काम करता हूं और अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए कोर्स में भाग लेता हूं या शैक्षणिक संसाधन खरीदता हूं। जैसा मैं बता चुका हूं, मेरे शिक्षित डैडी जितने ज्यादा सक्षम बनते गए, वे उतनी ही ज्यादा कड़ी मेहनत करते गए। वे जितने ज्यादा विशेषज्ञ बने, जाल में उतने ही ज्यादा फंसते गए। हालांकि उनकी तनख्वाह बढ़ी, लेकिन उनके विकल्प कम होते चले गए। जब उन्हें सरकारी नौकरी से निकाल दिया गया, तब जाकर उन्हें पता चला कि पेशेवर दृष्टि से वे दरअसल कितने असुरक्षित थे। यह पेशेवर खिलाड़ियों जैसा होता है, जो अचानक चोटिल हो जाते हैं या खेलने के लिहाज से उनकी उम्र ज्यादा हो जाती है। उनकी ऊंची आमदनी वाली स्थिति चली जाती है और उनके पास निर्भर होने के लिए बहुत कम योग्यताएं ही होती हैं। मैं सोचता हूँ कि इसीलिए मेरे शिक्षित डैडी बाद में यूनियनों के इतने बड़े समर्थक बने। उन्हें एहसास हो गया था कि यूनियन की वजह से वे कितने फायदे में रहते। अमीर डैडी ने माइक और मुझे बहुत सारी चीजों के बारे में थोड़ा बहुत जानने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने हमें प्रोत्साहित किया कि हम अपने से ज्यादा चतुर लोगों के साथ काम करें और स्मार्ट लोगों से एक टीम के रूप में काम कराएं। आज इसे पेशेवर विशेषज्ञताओं की सिनर्जी या समन्वय कहा जाता। आज मैं कई पूर्व स्कूल टीचर्स से मिलता हूँ, जो हर साल लाखों डॉलर कमा रहे हैं। वे इतना ज्यादा इसलिए कमाते हैं क्योंकि उनमें अपने क्षेत्र की विशेषज्ञतापूर्ण योग्यताएं होने के साथ साथ दूसरी योग्यताएं भी हैं। वे पढ़ा सकते हैं, साथ ही बेच सकते हैं और मार्केटिंग भी कर सकते हैं। मैं बेचने और मार्केटिंग से ज्यादा महत्वपूर्ण किसी योग्यता के बारे में नहीं जानता। बेचने और मार्केटिंग की योग्यताएं ज्यादातर लोगों को मुश्किल इसलिए लगती हैं क्योंकि इन कामों में मूलतः अस्वीकृति का डर शामिल होता है। आप संवाद करने, सौदेबाजी करने और अस्वीकृति के डर से उबरने में जितने बेहतर होते हैं, जीवन उतना ही ज्यादा आसान होगा। बेस्ट सेलिंग लेखिका बनने की इच्छा रखने वाली उस रिपोर्टर को मैंने जो सलाह दी थी, वही सलाह मैं आज हर व्यक्ति को देता हूँ। तकनीकी विशेषज्ञ बनने के अपने लाभ और हानियां होती हैं। मेरे कुछ दोस्त प्रतिभाशाली तो हैं, लेकिन वे दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद नहीं कर पाते हैं। इसके फलस्वरूप उनकी आमदनी बहुत कम है। मैं उन्हें सलाह देता हूँ कि वे कुछ खर्च करके साल भर तक बेचने की कला सीख लें। इससे भले ही उनकी कमाई ना बढ़े, लेकिन उनकी संवाद योग्यताएं तो बेहतर हो जाएंगी। और यह अनमोल है। अच्छे सीखने वाले, बेचने वाले और मार्केटिंग करने वाले के अलावा हमें अच्छे विद्यार्थी और अच्छे शिक्षक बनने की जरूरत भी है। सचमुच अमीर बनने के लिए हमें पाने के साथ साथ देने की भी जरूरत है। वित्तीय या पेशेवर संघर्ष के मामलों में अक्सर देने और लेने का अभाव होता है। मैं कई लोगों को जानता हूँ जो इसलिए गरीब हैं क्योंकि वे ना तो अच्छे विद्यार्थी हैं, ना ही अच्छे शिक्षक। मेरे दोनों डैडी उदार थे। दोनों में ही पहले देने की आदत थी। सिखाना उनका देने का एक तरीका था। वे जितना ज्यादा देते थे, उन्हें उतना ही ज्यादा मिलता था। पैसे देने के मामले में जरूर उन दोनों में बड़ा भारी अंतर था। मेरे अमीर डैडी बहुत से पैसे दान करते थे। वे अपने चर्च को, अपनी परोपकारी संस्थाओं को और अपने फाउंडेशन को पैसे देते थे। वे जानते थे कि पैसा पाने के लिए आपको पैसा देना होता है। पैसा देना ज्यादातर अमीर परिवारों का रहस्य है। रॉकेफेलर फाउंडेशन और फोर्ड फाउंडेशन जैसे संगठन इसी तरह बने हैं। ये संगठन इस तरह बनाए गए हैं ताकि वे अपनी दौलत बढ़ाते रहें और अनंत काल तक बांटते रहें। मेरे शिक्षित डैडी हमेशा कहते थे, जब मेरे पास थोड़ा अतिरिक्त पैसा आएगा तब मैं उसे दान में दूंगा। समस्या यह थी कि कभी कोई अतिरिक्त पैसा आया ही नहीं। इसलिए वे ज्यादा पैसे लाने के लिए ज्यादा मेहनत से काम करते रहे। वे धन के सबसे महत्वपूर्ण नियम को भूल गए थे, दो और आपको मिल जाएगा। इसके बजाय वे इस बात में यकीन करते थे, पाओ और फिर आप दोगे। निष्कर्ष में मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं अंततः दोनों डैडियों जैसा बन गया। मेरा एक हिस्सा कट्टर पूंजीपति का है, जो पैसे से पैसे बनाने के खेल से प्रेम करता है। दूसरा हिस्सा सामाजिक रूप से जिम्मेदार शिक्षक का है, जो गरीबों और अमीरों के बीच लगातार बढ़ती खाई के बारे में बहुत ज्यादा चिंतित है। इस बढ़ती हुई खाई के लिए मैं मूल रूप से दकियानूसी शिक्षा तंत्र को जिम्मेदार मानता हूँ। डॉट 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 20 साल पहले आज परिवर्तन की हवाएं।
परिवर्तन की हवाएं शिक्षा और शिक्षा प्रणालियों से संबंधित बह रही हैं। वॉशिंगटन में नई पीढ़ी के साथ स्कूल चुनने में होने वाली नई प्रगति के मद्देनजर विद्यार्थी असल संसार के अनुभव वाले शिक्षकों की ओर झुक रहे हैं, यहाँ तक कि उनकी मांग कर रहे हैं। मेरा हमेशा विश्वास रहा है कि परिस्थितियों को बदलने के लिए पहले मुझे बदलना होगा। आज कई लोग परिवर्तन करने का चुनाव कर रहे हैं और परिवर्तन के पक्षधर हैं। एक दकियानुसी पुरातन प्रणाली में असली विजेता बच्चे होंगे जो आखिरकार स्कूल में पैसे के बारे में सीख सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अगेन।